गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति। आज ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होता है ग्लाइकोलिसिस, और सेकंड होता है टीसीए क्रैब साइकिल, और लास्ट वन इज ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? एटीपी। लास्ट में हमें एटीपी ही बनाना होता है। इसमें फर्स्टली आप देखिए, जैसे कि इन ऑल दी enzyme catalyzed reactions in oxidative degradation of fats, carbohydrates and amino acids in aerobic cells converge into electron transport chain or oxidative phosphorylation, which is the final stage of cellular respiration. अमीनो एसिड आया, अमीनो एसिड कहाँ से आया? दैट इज़ योर यूरिया साइकिल से, चाहे ग्लाइकोलिसिस से पायरूवेट आया या फिर फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन से आया, वो जाके एसिटाइल कोए एंजाइम बनाएंगे और एसिटाइल कोए एंजाइम आगे जाके टीसीए साइकिल में अपना काम करेगा। एंड देन टीसीए साइकिल के बाद जितने भी हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन एटम्स हमारे पास आए वो आगे जाके NADH को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो कि आपके टीसीए साइकिल से आए हैं, चाहे आपके अमीनो एसिड या फिर ग्लाइकोलिसिस या फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से आए हैं, वो सारे एक्सेप्ट करता है। और NADH की वजह से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट हुए हैं वो क्या करते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाके प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देते हैं, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बना देते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसकी वजह से जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है प्रोड्यूस होते हैं। क्या करता है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना, इसीलिए क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को जो है लूज़ करता है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होते हैं तो आगे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उनको एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADH dehydrogenase, next acceptor is ubiquinone, next is cytochrome B, next is cytochrome C1, next is cytochrome C, and last electron acceptor is cytochrome AA3, जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पास करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास करता है, और यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आगे जाके दो प्रोटॉन के साथ बाइंड होते हैं और आगे जाके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। हर एक स्टेप में जो है एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म होती है, और किसकी फॉर्म में जो है एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हर एक स्टेप में एनर्जी जो है इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अब जितने यहाँ से भी फैटी एसिड की जब ऑक्सीडेशन हुई, बीटा ऑक्सीडेशन, यहाँ से भी जो प्रोटॉन आएंगे वो भी कौन एक्सेप्ट करेगा? NADH। और यहाँ से भी जितने भी प्रोटॉन आएंगे, अमीनो एसिड यूरिया साइकिल से आया, चाहे पायरूवेट जो है ग्लाइकोलिसिस से आया, यहाँ से जितने भी प्रोटॉन आएंगे वो सारा कौन एक्सेप्ट करेगा? NADH, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देगा, हाइड्रोजन ग्रेडियंट बना देगा क्रॉस द मेम्ब्रेन, और बाकी जितने भी जो है ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तो आगे जाके जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे यहाँ पे वो सारे कौन एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्सेप्ट करते करते लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है? साइटोक्रोम AA3, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पास करेगा? ऑक्सीजन को आगे जाके दो प्रोटॉन के साथ बाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। और ETC में कितने ATP फॉर्म होते हैं? अगर NADH ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे तो 3 ATP फॉर्म होंगे, अगर FADH है तो 2 ATP फॉर्म होंगे। दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के भी पार्ट होते हैं, पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर नेक्स्ट स्टेप में DCA क्रैब साइकिल, लास्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखिए इन दिस प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस मेन काम क्या है? यहाँ पे ATP बनाना है, हमने एनर्जी मॉलिक्यूल बनाना है।
हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स आर ऑक्सीडाइज सच एज, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन कौन से थे हमारे, NADH, FADH, ठीक है, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल प्रोड्यूस ATP। जो हमारा ऑक्सीजन है वो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, बट वो डायरेक्ट जो है NADH जो कि हमारा क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर से डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन जो है नहीं ले सकता, इसीलिए जो है उसको सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना पड़ेगा, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी सीरीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो 95% ऑक्सीजन जो है कंज्यूम होता है जो लास्ट में, वो क्या करता है, कंज्यूम बाय सेल विच विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP। 95% जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं वो तो है ATP फॉर्म करने में ही यूज़ हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ETC या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब जितने भी यहाँ पे प्रोटॉन बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है उसकी हेल्प से बन रहे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में, एक आइसोसिट्रेट के पास, एक अल्फा कीटोग्लूटरेट, एक सक्सिनेट और एक ऑक्सैलो एसीटेट इन केस ऑफ PCA साइकिल। 4 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बट या फिर प्रोटॉन्स, जिसको हम कहते हैं 8 बन रहे हैं टोटल प्रोटॉन यहाँ पे, जो कि कौन से एंजाइम बना रहा है, प्रोटॉन किसकी वजह से रिलीज हो रहे हैं, डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोजन को एक मॉलिक्यूल से अलग कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और यू कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है। उसमें 3 स्टेप होते हैं, पहले तो ग्लाइकोलिसिस, फिर TCA क्रैब साइकिल, फिर लास्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। तो अब मैं आगे इसके कंटिन्यू करने जा रही हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि ETC का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होती है, पर तब भी मैं प्रॉपर एक डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एम्बेडेड होते हैं, और यही जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आगे जाके ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रॉन डोनर्स का मतलब जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन डोनर्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स तक कैसे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ये चेन बन रही है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें जो है मेन 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो कि 1, 2, 3, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आगे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी, इंक्लूडिंग देयर एंजाइम्स ऑल्सो, ठीक है। और जो इसमें 5th कॉम्प्लेक्स होता है जो कि होता है ATP सिंथेस, ठीक है, जो कि ATP की सिंथेसिस में हेल्प करता है। एज इट इज उसका कोई रोल नहीं होता ETC में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि वो जो कॉम्प्लेक्सेस, वो जो कैरियर्स होते हैं यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C, वो मूव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में लेके जा सकते हैं, इसीलिए उनको बोला है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। लास्ट इज ATP सिंथेज या फिर ATP सिंथेटेज। ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है ATP सिंथेटेज, जो कि एक एंजाइम बनाता है ATP सिंथेज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है, ओके। अब नेक्स्ट इज साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फिर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये कहाँ पे होती है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है, ठीक है। यूजीन P कैनेडी, एल्बर्ट L लेनिंजर, इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, TCA साइकिल जो कि क्रैब साइकिल होता है और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैज
2 मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया में तो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन और नेक्स्ट वन इज इनर मेम्ब्रेन। पहले इनर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये इम्परमिएबल होता है सारे के सारे अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें चार्जेस नहीं होते उनके लिए इम्परमिएबल होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसी के अंदर होती है, इनर मेम्ब्रेन में। और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है वो भी इसी में फॉर्म होता है। और एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम जो होते हैं वो भी इसी में फॉर्म होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में। अब आउटर मेम्ब्रेन की बात कर ली जाए, ये जो होता है परमिएबल होता है मोस्टली आयंस के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए एंड एंजाइम्स के लिए, ठीक है। ये इम्परमिएबल था मोस्टली आयंस के लिए या फिर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, बट ये परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है आयंस और मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स के लिए। इनर मेम्ब्रेन में ईटीसी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें होती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में। और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी इसमें बनता है और एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी इसमें ही बनते हैं, इनर मेम्ब्रेन में। बट एक और है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या होती है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इनर मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मोस्ट कंपार्टमेंट होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन का अंदर वाला सेंट्रल जो पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें क्या क्या फॉर्म होता है, इसमें जितने भी टीसीए क्रैब साइकिल के एंजाइम हो गए या फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम होते हैं वो भी इसमें फॉर्म होते हैं मैट्रिक्स में। एटीपी, एडीपी, एएमपी या फिर कुछ आयंस ले लीजिए आप, पोटाशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर कोएंजाइम ए, ये सारे इसमें ही फॉर्म होते हैं मैट्रिक्स में। ये था साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फिर ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब नेक्स्ट आ जाइए एटीपी सिंथेटेज, जिसको हम FOF1 एटीपीएस कहते हैं। ये क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज FOF1 एटीपीएस। जो एक एंजाइम होता है एटीपीएस, एटीपी सिंथेज, ठीक है, वो कौन से कॉम्प्लेक्स में बनता है, एटीपी सिंथेटेज FOF1 एटीपीएस जिसको बोलते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ये जो है ऊपर वाला नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, FO, और लास्ट वाला जो है वो है F1। इसमें क्या होता है कि FO जो है पंपिंग करता है प्रोटॉन की फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। जितने भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बने, जितना भी प्रोटॉन आएगा उसको ये पंप करेगा। जैसे जैसे वो पंप करेगा, FO पार्ट जो होता है एटीपी सिंथेटेज का, ये पार्ट जो है जैसे जैसे प्रोटॉन को पंप करेगा वैसे वैसे जो F1 पार्ट है एटीपी सिंथेटेज का वो स्पिन करेगा, इसके ब्लेड जो है स्पिन करेंगे। वैसे ही एडीपी और एक फॉस्फेट मिला के एटीपी की सिंथेसिस होती रहेगी। जैसे जैसे प्रोटॉन पंप होते रहेंगे मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वैसे वैसे मैट्रिक्स में जो है F1 जो है एटीपी की सिंथेसिस करता रहेगा। मेन FO का जो है फंक्शन यहाँ पे प्रोटॉन की फ्लोइंग है, ठीक है, प्रोटॉन का बैक फ्लो करता रहता है, बार बार उसको फ्लो में हेल्प करेगा। तो F1 जो है उसका काम क्या है, एटीपी की सिंथेसिस करनी है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोटॉन आता रहेगा वैसे वैसे वो एटीपी की सिंथेसिस करता रहेगा। तो ये जो दो पार्ट हैं FO और F1 वही बनाते हैं FOF1 ATPase। दिस इज ऑल अबाउट एटीपी सिंथेटेज या फिर FOF1 ATPase। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये जो रिएक्शंस होती है वो सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती हैं। अब इसमें एक एग्जांपल मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन डोनर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर है स्पीसीज, ठीक है, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैंने दो तरीके बताए कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फर्स्टली जो है डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाए एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज तक। कैसे? जैसे कि एक फेरिक आयन, फेरस आयन है, फिर ये क्या है? फेरिक। ठीक है, ये है फेरस और ये क्या है? फेरिक। ठीक है, फेरस से फेरिक बना यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 2+ और यहाँ पे 3+, या फिर +2 या फिर +3 आप ले लीजिए। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई? यहाँ पे क्या हुआ? उसने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये है क्यूप्रस, ये है क्यूप्रिक, क्यूप्रस आयन, और ये है क्यूप्रिक। क्यूप्रिक आयन है, ये क्यूप्रस है, क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी क्यूप्रस की +2 और क्यूप्रिक की थी, क्यूप्रिक की बन गई +1। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? लूज किया कि एक्सेप्ट किया? ऑब्वियसली एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शंस इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो सकते हैं या फिर एक्सेप्ट हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो है एक यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। देन अगर वो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है यहाँ पे लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और 2 प्रोटॉन बनेंगे। ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था पहले। ठीक है, उसने लूज कर दिया। अब आगे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में जैसे कि 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमने किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयन की कैपेसिटी को मापना है। ठीक है, यही जो मापने का तरीका होता है किसी भी आयन या फिर मॉलिक्यूल को की कैपेसिटी को मापने का तरीका जो होता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन और एनी काइंड ऑफ केमिकल स्पीसीज टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए गिवन कंजुगेट रिडॉक्स पेयर। पहले मैंने कंजुगेट रिडॉक्स की पेयर के बारे में बताया था कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन में कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, कैसे रिडक्शन होती है। अगर रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गेन होते हैं और ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज होते हैं। तो किसी भी केमिकल स्पीसीज या फिर किसी भी आयन मॉलिक्यूल की कैपेसिटी को मापने का जो तरीका होता है, मेजर करने का तरीका होता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी भी स्पीसीज ने, किसी भी केमिकल स्पीसीज ने, आयन ने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो क्या हुआ है? वहां पे रिडक्शन हुई है। ठीक है, रिडक्शन हुई है, इसका मतलब वो क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उस स्पीसीज का। अगर उसने इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस स्पीसीज का अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यही होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट इसको कैसे डिनोट करते हैं? E डिग्री।
हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, ई डिग्री। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC there are electron carriers there which carry electrons in the chain। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। जो भी सबस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो TCA साइकिल में सबस्ट्रेट हैं जो कि आगे प्रोसेस में जाते हैं या फिर ग्लाइकोलिसिस में हैं, जितने भी सबस्ट्रेट जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो है प्रोटॉन जो है वहाँ से लूज हो जाता है जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं। तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। तो जब सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाला भी तो कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट होता है NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट करना है, कैरी करना है। अब उस वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुए सारे सबस्ट्रेट से बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेज। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कौन कैरी करेगा, NAD कैरी करेगा, जो क्या है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसी के तरीके से क्या है, टोटल 4 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, फ्लेविन्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस, क्यूनॉन्स एंड साइटोक्रोम्स। ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो कि काम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब आगे इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ऑक्सीजन। अब सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन तक जाने के लिए जो बीच में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, टोटल 4 मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, फ्लेविन्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस, क्यूनॉन्स एंड साइटोक्रोम्स। अब देखिए सबस्ट्रेट जैसे कि अगर TCA साइकिल में है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट ये क्या है, यहाँ पे रिड्यूस्ड, यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में है आइसोसिट्रेट, ये क्या है रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या है ये रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट। उसने किसके साथ एक्ट किया, NAD+ के साथ। जब वो रिएक्शन में जाएगा तब प्रोडक्ट में क्या आएगा, ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट, ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट। फिर साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस प्रोटॉन आयंस। अब यही जो है प्रोटॉन आयंस, यही जो है आगे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, किसको डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जितने भी ये कैरी करेंगे, कौन कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर कैरी करेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इज NAD, ठीक है, NADH। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। अब आगे जो है नेक्स्ट सबस्ट्रेट जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट, जब कोएंजाइम A के साथ रिएक्शन में जाएगा प्लस NAD+, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, सक्सिनाइल CoA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस NADH प्लस प्रोटॉन आयंस। देन नेक्स्ट वाला TCA साइकिल में कौन सा सबस्ट्रेट है, एल्मलेट प्लस NAD+, जब वो रिएक्शन में जाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, ऑक्सैलो एसिडेट प्लस NADH कोएंजाइम प्लस प्रोटॉन्स। अब जितने भी यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुए उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देने हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर को देने हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देने हैं। पहले NADH को देने हैं। ठीक है, ये था ऑल अबाउट कि जितने सबस्ट्रेट होते हैं जो कि TCA साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो सबस्ट्रेट वहाँ पे इन्वॉल्व थे, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व थे, वो भी जो है आगे जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, वो भी कौन कैरी करेगा आगे जाके, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है कैरी करेंगे। मैंने टोटल 4 बताए हैं, उन सब ने कैरी करके लास्ट में किसको दे देना है, ऑक्सीजन को दे देना है। ठीक है, सबस्ट्रेट के बारे में बता दिया कि सबस्ट्रेट कहाँ से कैसे काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसको क्या कहते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टिक ग्रुप होता है, प्रोस्पेक्टिक ग्रुप ऑफ
NADH, ठीक है। ये प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है NADH का। जब NAD के साथ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आके एक्ट करता है तब वो एक्टिवेट फॉर्म में हो जाता है, एक्टिव हो जाता है वो NAD, वो एंजाइम एक्टिव हो गया। देन अब उसने क्या करना है, अब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है उसका प्रोस्टैटिक ग्रुप, अब वो वहाँ पे क्या काम करेगा, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं सबस्ट्रेट से NAD के पास, ठीक है, वो इसको पास कर देगा, अपने प्रोस्टैटिक ग्रुप में पास कर देगा, ठीक है। इसके साथ कौन सा एंजाइम एक्ट किया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट किया, ठीक है। तब एक्टिव हो गया ये NAD जब एक्टिव हो गया तो NADH में कन्वर्ट हो गया तो उसने कौन सा प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है अपना एक्टिव कर देना है, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसने क्या करना है, आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं NADH दे रहा है उसको आगे जाके जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनको पास करना है, ठीक है। अब वो पास करेगा, पहले तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाएंगे, आयरन सल्फर कंपाउंड्स। ये कौन से हैं, आयरन सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। ये आयरन सल्फर कंपाउंड्स के पास जाएंगे, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। देन किसको पास करेगा, क्यूनॉन की एक टाइप होती है यूबिक्विनॉन, ठीक है। यूबिक्विनॉन क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से या फिर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोस्टैटिक ग्रुप से, वहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो क्या करता है, उसकी वजह से जो है प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी वजह से क्या है, यूबिक्विनॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे जैसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता जाता है वैसे ATP की सिंथेसिस होती जाती है। यूबिक्विनॉन का ये फंक्शन होता है। और जो यूबिक्विनॉन होता है कोएंजाइम Q जिसे कहते हैं, और जो साइटोक्रोम C होता है, ये क्या होते हैं, मोबाइल कैरियर्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन को सेंड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बेसिकली कोएंजाइम Q जिसको हम यूबिक्विनॉन कहते हैं या फिर साइटोक्रोम C। अब इसने आगे जाके इलेक्ट्रॉन पास करने हैं साइटोक्रोम वाले कॉम्प्लेक्स को AA3, फिर उसका कॉपर आयन जो होते हैं वो सारे सारे एक्टिव हो जाएंगे। देन वो कहाँ पे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन जो 2 प्रोटॉन के साथ एक्ट करता है और वाटर बनाता है। यही होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है कैसे फंक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। This is all about electron carriers and standard oxidation reduction potential in case of electron transport chain or oxidative phosphorylation.